नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में। यहाँ पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूँ। आज का लेक्चर नंबर 61 है, जो कि बेस्ड है स्टेट लेजिस्लेचर पर। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है, ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को आप कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठें और पॉलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपके लिए काफ़ी इजी हो और आप काफ़ी अच्छे से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। पॉलिटी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और एग्जाम में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस आपको पॉलिटी के मिलते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को 100% अटेम्प्ट करने के लिए जरूरी है कि आप क्वेश्चंस का निरंतर अभ्यास करते रहें। और क्वेश्चन के निरंतर अभ्यास करने के लिए ही आप सभी के लिए ये क्वेश्चंस की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए बनाई जा रही है। तो इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, if the speaker of legislative assembly of a state want to resign, will give his resignation to। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे देगा? आपके ऑप्शन हैं ए चीफ मिनिस्टर, बी गवर्नर, सी डेप्यूटी स्पीकर, डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी डेप्यूटी स्पीकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द स्पीकर कंटिन्यू टू बी द स्पीकर इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली अंटिल। विधानसभा भंग होने के बाद भी अध्यक्ष कब तक अध्यक्ष बना रहता है? आपके ऑप्शन हैं ए इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यू असेंबली कॉन्स्टिट्यूट आफ्टर डिसोल्यूशन, विघटन के बाद गठित नई विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पहले, बी द इलेक्शन ऑफ द न्यू स्पीकर, नए अध्यक्ष का चुनाव, सी ही डिजायर्स, वह जब तक चाहे, डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यू असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर डिसोल्यूशन, मतलब विघटन के बाद गठित नई विधानसभा की पहली बैठक से ही पहले। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ लॉन्ग कैन अ मिनिस्टर कंटिन्यू विदाउट बीइंग इलेक्टेड टू द स्टेट असेंबली? कोई मंत्री राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए बिना कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 1 ईयर, बी 6 मंथ, सी 3 ईयर्स, डी 3 मंथ। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 6 मंथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, पे एंड अलाउंसेंस ऑफ द मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट आर डिटरमाइंड बाय द। किसी राज्य सरकार के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए चीफ मिनिस्टर, बी गवर्नर, सी चीफ सेक्रेटरी, डी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हु प्रोरोग द विधानसभा ऑफ अ स्टेट? किसी राज्य की विधानसभा का सत्रावसान कौन करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए गवर्नर, बी विधानसभा स्पीकर, सी चीफ मिनिस्टर, डी लॉ मिनिस्टर। पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गवर्नर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर द अयोध्या इंसिडेंट इन 1992, Vidhanasabha in some state was dissolved. Out of the following, in which state the Vidhan Sabha was not dissolved? 1992 में अयोध्या घटना के बाद कुछ राज्यों में विधानसभा भंग कर दी गई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा भंग नहीं की गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी बिहार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
डी बिहार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज प्रपोज्ड रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम इन जॉब्स एंड एजुकेशन? निम्नलिखित में से किस राज्य ने नौकरियों और शिक्षा में मुसलमानों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव दिया था? आपके ऑप्शन हैं ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी कर्नाटका। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट the legislative assembly of each state shall consist of not more than 450 members chosen by direct election from territorial constituency in the state. Second, a person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the legislative assembly of a state if he/she is less than 25 years of age. Which of the statement is given is are correct? ध्यान दीजिएगा कि आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का संविधान प्रावधान करता है कि पहला, प्रत्येक राज्य की विधानसभा में राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए 450 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति 25 वर्ष से कम आयु का है तो वह किसी राज्य की विधानसभा में सीट भरने के लिए चुने जाने के योग्य नहीं होगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 25 वर्ष से कम आयु का है तो वह किसी राज्य की विधानसभा में सीट भरने के लिए योग्य नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन जो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा 450 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, तो ये गलत है। क्योंकि कितने होने चाहिए? 500। टोटल कितने सदस्य होने चाहिए? 500, और यहाँ पर 450 दे रखा है। तो पहला गलत हो जाएगा और दूसरा सही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2 ओनली। 8th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव द कॉमन सिविल कोड? भारत में समान नागरिक संहिता वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए जम्मू एंड कश्मीर, बी मिजोरम, सी नागालैंड, डी गोवा। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी गोवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी रीऑर्गेनाइज्ड स्टेट हैड बाईकैमरल लेजिस्लेचर इन 1956? 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? आपके ऑप्शन हैं ए 7, बी 10, सी 15, डी 18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइज हुआ था 1951 में, तो उसमें 7 स्टेट जो थे उसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर पाया गया था या बनाया गया था। कौन कौन से वो स्टेट थे? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मद्रास, मैसूर और पंजाब और वेस्ट बंगाल। तो ये 7 स्टेट थे जहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर 1956 में बनाई गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, अकाउंट्स ऑफ द स्टेट आर कंट्रोल्ड बाय द? राज्यों के खाते किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए गवर्नर, बी चीफ मिनिस्टर, सी स्टेट फाइनेंस सेक्रेटरी, डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, क्योंकि इसको कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, द कंटीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट इज ऑपरेटेड बाय? राज्य की आकस्मिकता निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए द गवर्नर ऑफ द स्टेट, बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, सी द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, डी नन ऑफ द अबव।
12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, द गवर्नर ऑफ द स्टेट, राज्य के राज्यपाल द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज नॉट करेक्ट? ध्यान दीजिएगा कि नॉट करेक्ट पूछा गया है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। बी, द चीफ मिनिस्टर जनरली प्रिसाइड्स ओवर द कैबिनेट मीटिंग, मुख्यमंत्री आमतौर पर कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता करता है। सी, द गवर्नर हैज टू एक्सरसाइज ऑल हिज फंक्शन ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल को अपने सभी कार्य मुख्यमंत्री की सलाह पर करने होते हैं। डी, मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो देखिए, जो तीसरा स्टेटमेंट है कि द गवर्नर हैज टू एक्सरसाइज ऑल हिज फंक्शन ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, राज्यपाल को अपने सभी कार्य मुख्यमंत्री की सलाह पर करने होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है और इसने हमसे गलत ही पूछा था। 13th का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर फ्रॉम द फॉलोइंग बाय द यूजिंग द कोड गिवन बिलो। First, the chief minister communicate to the governor all decision of the council of ministers related to the administration of the affair of the state. Second, the chief minister communicate to the governor the proposal for legislation. तीसरा, the chief minister participate in the meeting of National Development Council. Fourth, the chief minister submit for the consideration of the council of minister any matter on which decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council if the governor require. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज होती है चीफ मिनिस्टर की। क्वेश्चंस को एक बार समझ लेते हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का चयन करना है। पहला, मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन से संबंधित मंत्री परिषद के सभी निर्णयों के बारे में राज्यपाल को सूचित करता है। दूसरा, मुख्यमंत्री कानून के प्रस्ताव के बारे में राज्यपाल को सूचित करता है। तीसरा, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है। चौथा, मुख्यमंत्री किसी भी मामले को मंत्री परिषद के विचार के लिए प्रस्तुत करता है जिस पर निर्णय किसी भी मंत्री द्वारा लिया गया हो लेकिन जिस पर राज्यपाल की आवश्यकता होने पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया हो। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से संवैधानिक कर्तव्य हैं मुख्यमंत्री के। 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए, जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राज्यपाल को सूचित करता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री कानून के प्रस्ताव के बारे में राज्यपाल को सूचित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद के विचार के लिए प्रस्तुत करता है जिस पर निर्णय किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो लेकिन जिस पर राज्यपाल की आवश्यकता होने पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया हो। तो पहला, दूसरा, चौथा, ये चारों के चारों जो स्टेटमेंट हैं वो मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों में शामिल है और हमें यही चूज करना था। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ किस में है? ऑप्शन डी में है। तो 14th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर? संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 162, बी आर्टिकल 164, सी आर्टिकल 165, डी आर्टिकल 167। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आर्टिकल 167। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, द टेन्योर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर इज? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है। आपके ऑप्शन हैं ए 4 ईयर,
बी 5 ईयर, सी 6 ईयर, डी 7 ईयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 5 ईयर। पहले उनका कार्यकाल 6 साल का था, लेकिन उसके बाद से 2019 में इसको चेंज करके फिक्स कर दिया गया 5 साल के लिए। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, विच इंडियन स्टेट हैड द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर? भारत के किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? आपके ऑप्शन हैं ए यूपी, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी दिल्ली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यूपी, जो कि सुचिता कृपलानी थी, जो पहली वुमेन थी जो इस स्टेट की चीफ मिनिस्टर बनी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट वाज? किस भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? आपके ऑप्शन हैं ए विजय लक्ष्मी पंडित, बी सुचेता कृपलानी, सी नंदिनी सतीपति, डी सरोजनी नायडू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, जो कि यूपी की पहली चीफ मिनिस्टर बनी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, द नॉमेनक्लेचर ऑफ द एग्जीक्यूटिव हेड of the government of Jammu and Kashmir was changed from सदर रियासत to गवर्नर in 1965 by? 1965 में जम्मू और कश्मीर सरकार के कार्यकारी प्रमुख का नामकरण सदर रियासत से बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था। तो आपको बताना है कैसे किया गया था। आपके ऑप्शन हैं ए लोकसभा रेजोल्यूशन, एक लोकसभा के संकल्प के द्वारा, बी द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का कार्यकारी संदेश, सी द सिक्स्थ अमेंडमेंट इन द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के राज्य संविधान में 6वां संशोधन, या डी द स्टेट गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 371 अनुच्छेद 371 के तहत राज्य सरकार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी द सिक्स्थ अमेंडमेंट इन द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, थर्ड मेंबर ऑफ राज्यसभा, फोर्थ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किसके चुनाव में भाग ले सकती है? पहला भारत के राष्ट्रपति, दूसरा भारत के उपराष्ट्रपति, तीसरा राज्यसभा के सदस्य, चौथा विधान परिषद के सदस्य। तो आपको बचाना है इसमें से किस में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो पार्टिसिपेट करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव में भी पार्टिसिपेट करती है, उसके बाद से मेंबर ऑफ राज्यसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट करती हैं, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी चुनाव में पार्टिसिपेट करती हैं। पहला, तीसरा और चौथा वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ किस में है? ऑप्शन बी में है। तो 20 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, which one of the following is responsible for establishing the contingency fund of the state? निम्नलिखित में से कौन राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना के लिए जिम्मेदार है? आपके ऑप्शन हैं ए द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, बी पार्लियामेंट, सी प्रेसिडेंट, डी नन ऑफ द अबव। 21st क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, consider the following statement. First, the chief secretary in a state is appointed by the governor of that state. Second, the chief secretary in a state has a fixed tenure. Which of the statement given above is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, किसी राज्य में मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। दूसरा, किसी राज्य में मुख्य सचिव का एक निश्चित कार्यकाल होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है, द चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? चीफ सेक्रेटरी इन स्टेट है फिक्स टेन्योर, नहीं, ये गलत है, उसका कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं होता है। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा। और तो आंसर क्या हो जाएगा? ए वन ओनली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 23, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट अ हाई कोर्ट इन इंडिया? भारत में उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए, द सेकंड अपील टू द हाई कोर्ट इज विद इन इट्स अपीलिएट जुरिडिक्शन। उच्च न्यायालय में दूसरी अपील उसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। बी, एवरी जज ऑफ अ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सी, गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। डी, हाई कोर्ट में एक्सेप्ट अ पिटीशन रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उच्च न्यायालय जनहित याचिका से संबंधित याचिका स्वीकार कर सकता है। इसमें से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो 23 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो तीसरा स्टेटमेंट है, गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट द जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, कौन उसको अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो यहाँ पे गवर्नर लिखा हुआ था, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है और हमें गलत ही बताना था। तो 23 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर चार्ज टू द। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किससे वसूले जाते हैं? आपके ऑप्शन से ए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की समेकित निधि। बी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, राज्य की समेकित निधि। सी, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, भारत की आकस्मिक निधि। डी, कंटीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट, राज्य की आकस्मिक निधि। 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, द पेंशन ऑफ अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज इज चार्ज टू द। एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन किससे ली जाती है? आपके ऑप्शन से ए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट वेयर द लास्ट सर्व्ड। सी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द डिफरेंट स्टेट वेयर ही हैज सर्व्ड। डी, कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट। 25th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या भारत की समेकित निधि के द्वारा जो न्यायाधीश की पेंशन होती है वो चार्ज की जाती है। तो 25th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो आज की हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कर्मवीर आईसीएस को। साथ ही साथ अगर आप अपने फीडबैक या सुझाव को भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, जिससे कि हम और भी बेहतर और क्वालिटी लेक्चर्स आप सभी के लिए ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।